नमस्कार दोस्तों, मैं हेमंत कुमार शर्मा और आपका मैं हार्दिक स्वागत करता हूं आज यूरोलॉजी अवेयरनेस वीक में, जिसे यूरोलॉजी जागरूकता सप्ताह भी कहा गया है। और आज हमारे साथ हैं डॉक्टर संदीप कुमार नूनिया, जो जयपुर के जाने माने यूरोलॉजिस्ट, सीनियर यूरोलॉजिस्ट है और सर्जन है। डॉक्टर साहब ESCC हॉस्पिटल के साथ लगभग 3 साल से काम कर रहे हैं और डॉक्टर साहब का यूरोलॉजी फील्ड में करीब 10 साल का अनुभव है। तो आइए आज डॉक्टर साहब से जानते हैं कि यूरोलॉजी क्या है। बड़ा अच्छा सवाल है। आजकल बहुत लोग हमसे पूछते हैं कि यूरोलॉजी अलग से क्यों बनाई है, क्या स्पेशलिटी है यूरोलॉजी में। तो मैं बताना चाहूँगा कि बच्चों के अंदर जो भी कॉमन जो बीमारियां हैं जिसमें सर्जिकल इंटरवेंशन की ज़रूरत पड़ती है, वो यूरोलॉजिस्ट को दिखानी होती है। जो बीमारियां अक्सर बच्चों में मेडिकल मैनेजमेंट से जो ठीक होती हैं, वो यूजुअली पीडियाट्रिशियन को दिखाते हैं। जैसे फीमेल्स की बात करी जाए तो हल्के फुल्के इन्फेक्शन और जो कॉमन जो दिक्कतें होती हैं वो गायनेकोलॉजिस्ट ट्रीट करते हैं। लेकिन जो कॉम्प्लिकेटेड केसेस जो होते हैं कि बच्चेदानी के ऑपरेशन के दौरान जो भी यूरिन रिलेटेड सिस्टम्स में कुछ इंजरीज होती हैं, कुछ डिफ़िकल्ट केसेस होते हैं, वो यूजुअली यूरोलॉजिस्ट डील करते हैं। अगर उम्र बढ़ते देखा जाए तो किडनी कैंसर, ब्लैडर कैंसर, प्रोस्टेट कैंसर, टेस्टिस कैंसर, ये सारे यूरोलॉजिस्ट डील करते हैं। आजकल वक्त के साथ साथ देखा गया है कि लोगों की लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ गई है, तो बुढ़ापे में होने वाली काफ़ी हद तक बीमारियां यूरोलॉजिस्ट डील करते हैं। जैसे प्रोस्टेट कैंसर है, किडनी कैंसर है, बेनाइन प्रोस्टेटिक ऑब्स्ट्रक्शंस हैं, तो ये सब यूरोलॉजिस्ट डील करते हैं और इसी ब्रांच को यूरोलॉजी ब्रांच कहते हैं। डॉक्टर साहब, आजकल ये भी जानने में आया है और मैंने कई लोगों को इस बारे में सुना भी है कि लोग ओवर एक्टिव ब्लैडर से पीड़ित हैं, जिसे आम बोलचाल की भाषा में अति सक्रिय मूत्राशय कहा जाता है और एक शॉर्ट फॉर्म में आप लोग OABB से बोलते हैं। तो ये ओवर एक्टिव ब्लैडर क्या है और इसके पीछे क्या रीज़न होते हैं, कैसे ये एग्जिस्ट करता है, कैसे ये चीज़ लोगों को हो जाती है, क्या बाय बर्थ होती है या उसके बाद होती है, मेल फीमेल में इसका क्या रेशो होता है, भारत में कितने लोग इससे पीड़ित हैं? और काफ़ी सवाल है, मैं एक एक करके सवाल का जवाब देता हूँ। ओवर एक्टिव ब्लैडर का मतलब होता है कि जब भी हमारा यूरिनरी ब्लैडर हमारे कंट्रोल से बाहर हो जाए, कि ज़रूरत से ज़्यादा एक्टिव हो जाए। ब्लैडर का नॉर्मल काम होता है कि जब हम चाहें तब वो यूरिन पास करे, लेकिन जब हमारी डिज़ायर के बगैर जब वो ब्लैडर चाहे कि हम यूरिन पास करें, देन इट इज़ कॉल्ड एज ओवर एक्टिव ब्लैडर। ये कई डेफिनेशंस में इसको एक्सप्लेन किया गया है। मोस्ट कॉमनली जो एक्सेप्टेड डेफिनेशन है वो है ICS डेफिनेशन, जिसे कहते हैं इंटरनेशनल कॉन्टिनेंस सोसाइटी डेफिनेशन। उसका मतलब क्या है कि चाहे महिला हो या पुरुष हो, अगर बार बार यूरिन जा रहा है, मतलब फ्रीक्वेंसी, रात को ज़्यादा बार उठ के यूरिन जाते हैं जिसे नॉक्चूरिया, और तीसरा होता है कि इररेजिस्टिबल डिजायर टू पास द यूरिन, उसे कहते हैं अर्जेंसी। तो फ्रीक्वेंसी, अर्जेंसी, नॉक्चूरिया, अगर ये तीनों सेट अगर किसी पेशेंट्स में है, हो सकता है कि तीनों ना हो, अगर 2 भी हैं या 1 भी है तो भी वो ओवर एक्टिव ब्लैडर की डेफिनेशन में आता है। सेकंड सवाल आपने पूछा कि कारण क्या रहता है। ओवर एक्टिव ब्लैडर को ब्रॉडली 2 टाइप में डिवाइड किया गया। एक बोलते हैं प्राइमरी ओवर एक्टिव ब्लैडर, कि सिर्फ यूरिनरी ब्लैडर की कोई बीमारी हो जिससे ब्लैडर बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाए, उसे कहते हैं प्राइमरी ओवर एक्टिव ब्लैडर। दूसरा होता है कि शरीर में किसी और बीमारी की वजह से ब्लैडर एक्टिव हो गया हो, उसे कहते हैं सेकेंडरी ओवर एक्टिव ब्लैडर। जैसे आपने देखा होगा कि बुढ़ापे के जो कई पेशेंट्स होते हैं, जो सीनियर सिटीजन्स होते हैं, जिनको पार्किंसोनिज्म बीमारी होती है, उनको भी बार बार यूरिन लगता है। मल्टीपल स्क्लेरोसिस एक बीमारी होती है, इसमें भी सेकेंडरी ओवर एक्टिव ब्लैडर होता है। स्पाइनल कॉर्ड की इंजरी हो गई, अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़ हो गया, या फिर जैसे हार्ट फेलियर हो गया, या ब्लैडर की सर्जरी के बाद भी कई बार पेशेंट्स में ओवर एक्टिव ब्लैडर होता है। तो ये पेशेंट्स में बार बार यूरिन पास करने की पेशेंट को इच्छा होती है। कई बार पेशेंट को बिहेवियरल ओवर एक्टिव ब्लैडर भी होता है, कि लोग कहते हैं कि डॉक्टर साहब मैं तो खूब पानी पीता हूँ, चाहे वो पीते हो या फीमेल हो या मेल हो, तो excessive consumption of fluid can also leads to overactive bladder.
ऐसे लोगों में भी बार बार यूरिन पास करने की टेंडेंसी होती है। तो ये प्राइमरी भी हो सकता है, सेकेंडरी भी हो सकता है। ओवर एक्टिव ब्लैडर के लक्षण कौन कौन से हैं? इसका एक ट्रिपलेट लक्षण बोलते हैं फन नाम से, FUN। F मतलब फ्रीक्वेंसी, कि अगर किसी मरीज को बार बार यूरिन जाने की डिजायर हो उसे फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। U मतलब अर्जेंसी, कि इररेजिस्टिबल डिजायर टू पास द यूरिन, कि जब भी यूरिन की डिजायर होती है तो पेशेंट को तुरंत से जाना पड़ता है सारे काम छोड़कर। तीसरा होता है नॉक्चूरिया, कि रात को बार बार यूरिन पेशेंट को लगता है। तो ये जो फन का कॉम्बिनेशन है, फ्रीक्वेंसी नॉक्चूरिया हो सकता है, फ्रीक्वेंसी अर्जेंसी हो सकती है, नॉक्चूरिया अर्जेंसी हो सकती है, कोई भी सेट हो सकता है पेशेंट के अंदर, जरूरी नहीं तीनों ही सिम्टम हो, बट मेनली ये तीनों सिम्टम्स ही ओवर एक्टिव ब्लैडर को जन्म देते हैं। एक सवाल और, क्या ये सिम्टम्स और ये ओवर एक्टिव ब्लैडर की जो सिचुएशन है, ये होने की कोई एज होती है? कि किसी बच्चे को भी हो सकता है, किसी बुजुर्ग को भी हो सकता है, यंग को भी हो सकता है, और हमारे देश में लगभग कितने प्रतिशत लोगों को ये समस्या होती है? ठीक है, अगर इंसिडेंस की बात करी जाए तो फीमेल्स में ओवर एक्टिव ब्लैडर के होने के ज़्यादा चांसेस हैं। अक्सर बहुत सी आर्टिकल्स में अलग अलग इसका वो दिया हुआ है परसेंटेज, लेकिन अगर मीन देखा जाए तो ऑलमोस्ट 10 to 12% ऑफ द एडल्ट मेल पॉपुलेशन यूजुअली सफ़र फ्रॉम ओवर एक्टिव ब्लैडर, और 14 to 16% ऑफ द एडल्ट फीमेल्स सफ़र फ्रॉम ओवर एक्टिव ब्लैडर। मतलब 14 से 16 फीमेल्स में इसकी मात्रा अधिक होती है, और एज के बढ़ने के साथ साथ ओवर एक्टिव ब्लैडर की इंसिडेंस बढ़ती भी जाती है। जैसे आपने बताया कि ओवर एक्टिव ब्लैडर क्वालिटी ऑफ लाइफ को प्रभावित करता है लोगों की, कैसे, इसके पीछे क्या रीज़न होते हैं, और किस तरह से ये लोगों की लाइफ या क्वालिटी ऑफ लाइफ को प्रभावित करता है? देखिए, क्वालिटी ऑफ लाइफ के अगर मुख्य पैरामीटर्स देखे जाएं तो मेनली 3 फॉर्म्स में डिवाइड होता है। अगर यंग लोगों की बात करी जाए, फर्स्ट होता है फिजिकल हेल्थ, कि अगर उसकी फिजिक के ऊपर अगर कोई भी दुष्प्रभाव पड़ रहा है तो डेफिनेटली उसकी फिजिकल हेल्थ हैम्पर होती है। सेकंड होता है उसकी मेंटल हेल्थ, कि अगर कोई भी इंसान है जो बार बार यूरिन करने जा रहा है तो डेफिनेटली उसके काम पे भी हैम्पर होगा, उसकी साइकोलॉजी भी हैम्पर होगी, उसका वर्क कल्चर भी अफेक्ट होगा। तो मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ और तीसरी सेक्सुअल हेल्थ होती है। तो ये डेफिनेटली अगर कोई भी इंसान डिस्टर्ब चलता है तो तीनों हेल्थ एक साथ ही हैम्पर होती हैं। तो इसीलिए क्वालिटी ऑफ लाइफ के जो पैरामीटर्स हैं वो मेनली इन 3 पहलुओं पे प्रकाश डालते हैं, और ओवर एक्टिव ब्लैडर चाहे मेल हो या फीमेल हो, दोनों ही सेक्स के अंदर और पूरी कंप्लीट लाइफ को हैम्पर करते हैं। एक सवाल और, धन्यवाद डॉक्टर साहब, जो ओवर एक्टिव ब्लैडर है इसके प्राथमिक उपचार क्या है? किस तरह से इसको इनिशियली हम किस डॉक्टर से मिलना चाहिए? क्या यूरोलॉजिस्ट से मिलना चाहिए या फिजिशियन को कंसल्ट करना चाहिए? कैसे करना चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो ओवर एक्टिव ब्लैडर का डायग्नोसिस बनाइए। बहुत बार अमूमन हम लोगों को ओपीडी में दिखाते हैं पेशेंट जो प्रोस्टेट से ग्रसित होते हैं, कि 100 ग्राम की प्रोस्टेट है, पूरी तरह से पेशाब की थैली खाली नहीं हो रही, तो उनको बार बार यूरिन जाना पड़ता है, उनका रात को भी उठ के यूरिन जाना पड़ता है, उनको वो मान लेते हैं कि वो ओवर एक्टिव ब्लैडर से ग्रसित हैं। जी, ऐसा नहीं है ना। बहुत बार ओवर एक्टिव ब्लैडर के साथ एसोसिएटेड दूसरी बीमारी भी होती है, कि कई बार आपको अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़ है, इस वजह से आपको फ्रीक्वेंसी और नॉक्चूरिया के सिम्टम्स हैं, हार्ट फेलियर हो सकता है, पार्किंसोनिज्म हो सकता है। तो सबसे पहले तो आप ये डायग्नोसिस एस्टेब्लिश करें कि ये प्राइमरी ओवर एक्टिव ब्लैडर है या सेकेंडरी है। अगर प्राइमरी ओवर एक्टिव ब्लैडर होता है तो लगभग 60 to 70% सिर्फ बिहेवियर चेंज करने से और लाइफस्टाइल चेंज करने से पेशेंट ठीक हो जाते हैं। अगर सेकेंडरी ओवर एक्टिव ब्लैडर है तो हमें फिर ब्लैडर पे फोकस करने के बजाय उस बीमारी को ठीक करना चाहिए जिस वजह से ओवर एक्टिव ब्लैडर हो रहा है। कि अगर किसी को डायबिटीज़ अनकंट्रोल्ड है और उसको ओवर एक्टिव ब्लैडर के सिम्टम्स हैं, तो आप सिर्फ ब्लैडर को ठीक मत करिए, आप उसकी डायबिटीज़ को कंट्रोल करिए। तो प्राइमरी और सेकेंडरी में डिवाइड करके प्रॉपर डायग्नोसिस करके और फिर उस हिसाब से ट्रीटमेंट पे फोकस करें। आपने बताया कि
बिहेवियर थेरेपी की इसमें ज़रूरत होती है, उसे कैसे करना चाहिए और बिहेवियर थेरेपी क्या है? ठीक है, बड़ा अच्छा सवाल है, क्योंकि लगभग मैंने जैसे बताया 60 to 70% ऑफ द पेशेंट्स यूजुअली गेट ट्रीटेड ओनली बाय बिहेवियर थेरेपी। क्या है बिहेवियर थेरेपी? अमूमन ऐसा माना जाता है कि बहुत सारा पानी पियो, इससे किडनी की हेल्थ पे अच्छा इफेक्ट जाता है। तो बहुत बार आप अगर किसी भी इंसान को ओवर एक्टिव ब्लैडर को इवेलुएट करते हैं तो हमेशा हम पूछते हैं कि पानी कितना पीते हो। तो अगर कोई भी इंसान 2 या 2.5 लीटर से ज़्यादा पानी पी रहा है तो उसका एक तो फ्लूइड कट डाउन करते हैं। जो भी पेशेंट ओवर एक्टिव ब्लैडर से सफ़र कर रहा है उसको कहते हैं कि 1.5 लीटर इन 24 आवर्स इंक्लूडिंग ऑल टाइप्स ऑफ फ्लूइड, चाहे वो चाय हो, कॉफ़ी हो, कोल्ड ड्रिंक हो, जूस हो, छाछ हो, लस्सी हो, सभी फॉर्म में मिला के 1-1.5 लीटर से ज़्यादा पानी नहीं पिए। सेकेंडली, कुछ ब्लैडर इरिटेंट्स होते हैं, जैसे तीखा खाना है ना, चाय, कॉफ़ी, एल्कोहल और ये जंक फूड्स जो हम लोग बहुत एक्सेसिव कंज्यूम कर रहे हैं, ये सब ब्लैडर इरिटेंट्स होते हैं। तो जैसे ही हम खाना खाते हैं ये ब्लैडर को जाके इरिटेट करते हैं, या डार्क चॉकलेट्स वगैरह है, तो वो ब्लैडर को स्टिमुलेट करते हैं और बार बार यूरिन जाने की हमें डिज़ायर होती है। तो इस टाइप की डाइट को हम लोगों को बिल्कुल अवॉइड करना होता है। तीसरा होता है कि शाम होते होते 6 बजे बाद में फ्लूइड बिल्कुल बंद कर दें। बहुत लोगों की आदत होती है कि खाना खा लिया उसके बाद सोते टाइम दूध पीते हैं, है ना। तो दूध खुद एक डायूरेटिक होता है। आप अगर 10 बजे सोते टाइम दूध पियेंगे तो डेफिनेटली यूरिन करने के लिए 11 या 12 बजे उठेंगे। या कुछ लोगों को एल्कोहल कंजप्शन की आदत होती है कि 8 या 9 बजे आप खूब सारा पानी और एल्कोहल ले रहे हो, तो डेफिनेटली आपको रात को बार बार यूरिन करने जाना पड़ेगा। अब आप ये बताइए कि ब्लैडर डायरी क्या है, उसको लेकर भी काफ़ी लोगों में एक क्वेश्चन रहता है, क्या होता है? देखिए, ब्लैडर डायरी यूजुअली हम लोग उसका पेज देते हैं। ब्लैडर डायरी का मतलब क्या है कि बहुत पेशेंट ऐसे बोलेंगे कि डॉक्टर साहब मैं खूब यूरिन जाता हूँ, बार बार यूरिन जाता हूँ। तो पेशेंट के जो स्टेटमेंट हैं और वास्तव में उसकी एक्चुअल लाइफ में बहुत बार वेरिएशन मिलता है। रात को अगर आप 2 बार भी यूरिन करने उठते हो तो हो सकता है कि आपको बहुत लगे। कई बार ये होता है कि दिन में आप 3 बार यूरिन गए, बहुत लगे। कई बार ये होता है कि अमाउंट आपने बहुत थोड़ी सी पास करी और आप बार बार पास कर रहे हो। कई बार ये होता है कि आप बार बार पास कर रहे हो लेकिन अमाउंट भी बहुत ज़्यादा है। तो इन्हीं सब डिस्क्रिपेंसीज को सेटल करने के लिए डॉक्टर एक ब्लैडर डायरी बनवाता है, जिसमें हम लोग लिख के देते हैं कि एक साइड में पेशेंट टाइम लिखता जाता है। तो दो पैरामीटर्स होते हैं, एक तो फ्लूइड इनटेक और एक यूरिन आउटपुट। कि जैसे सपोज करिए 10 बजे आपने 100 ml जूस पिया तो उसमें आ गया 10 बजे 100 ml इनपुट। आपने 11 बजे 130 ml पेशाब किया तो 11 बजे 130 ml आउटपुट। तो यूं करके इनपुट और आउटपुट को हम लोग बैलेंस करके देखते हैं। तो बहुत बार ऐसा होता है कि पेशेंट पहले से ही 6 या 7 लीटर पानी पी रहा होता है और 6 या 7 लीटर ही पेशाब कर रहा होता है, तो इसका मतलब उसको कोई बीमारी नहीं है। डेफिनेटली वो सिर्फ ये देखता है कि मैं रात को भी 6 बार पेशाब करने उठ रहा हूँ, दिन में भी 10 बार करने उठ रहा हूँ, लेकिन उसका मुख्य कारण उसकी ब्लैडर डायरी से मालूम पड़ जाता है कि वो पानी भी अधिक पी रहा है। कई बार ये होता है कि पेशेंट रात को 4 बार उठ रहा है और 500 ml पेशाब कर रहा है, तो ये दर्शाता है कि रात की जो यूरिन आउटपुट है उसकी बहुत ज़्यादा है। तो ये यूजुअली डायबिटीज़ के मरीज को दर्शाता है। कई बार ये होता है कि आप 7 या 8 बार यूरिन करने जा रहे हो पर 50 ml यूरिन कर रहे हो, तो इससे ये मालूम पड़ जाता है कि ये टिपिकल पेशेंट को फ्रीक्वेंसी है जी। कई बार यूरिन में जलन वगैरह भी होती है जो इन्फेक्शन को दर्शाती है। तो बहुत से डायग्नोसिस जो होते हैं वो ब्लैडर डायरी से बन जाते हैं। इसलिए हम हमेशा ओवर एक्टिव ब्लैडर को पहली बार ये कहते हैं कि ये तो बिहेवियरल ट्रीटमेंट है और ये आप ब्लैडर डायरी नेक्स्ट 1 मंथ की मिनिमम 3 to 5 डेज की तो बना के लाइए। धन्यवाद डॉक्टर साहब। पेल्विक फ्लोर एक्सरसाइजेस क्या है, उस पर थोड़ा प्रकाश डालिए। देखिए, पेल्विक फ्लोर एक्सरसाइजेज सिर्फ ओवर एक्टिव ब्लैडर से रिलेटेड नहीं है। पेल्विक फ्लोर एक्सरसाइजेज मेनली पेल्विक मसल्स की स्ट्रेंथनिंग से जुड़ी हुई चीज़ें हैं। इसमें बहुत सारे एलिमेंट्स हैं, बहुत सारी मतलब बीमारी नहीं कह सकते। जैसे नॉर्मल डिलीवरी के बाद में एक फीमेल के पेल्विस की मसल्स को वापस स्ट्रेंथन करने के लिए जो एक्सरसाइजेज होते हैं उनको पेल्विक फ्लोर एक्सरसाइजेज बोलते हैं। कॉमनली गूगल पे आप अगर सर्च करते हो तो इनको कीगल एक्सरसाइजेज के नाम से कहते हैं। इसके बहुत सारे फॉर्मेट्स हैं जो बहुत इजीली अवेलेबल हैं। ओवर एक्टिव ब्लैडर में भी ये
मतलब काफ़ी कारगर साबित हुआ है। ये बहुत से जैसे कॉन्स्टिपेशन में भी काम में करता है। तो ये बहुत तरह की एक्सरसाइजेज हैं जो आपके पेल्विस से रिलेटेड बहुत बीमारियां हैं, जैसे वेजिनेस्मस है कि फिजिकल रिलेशन के दौरान कुछ फीमेल्स को पेन होता है, कुछ मेल्स को इरेक्टाइल डिसफंक्शन है, कॉन्स्टिपेशन है, यूरिन से रिलेटेड है, ओवर एक्टिव ब्लैडर है, पोस्ट डिलीवरीज हैं, पोस्ट मिनोपोजल पेन है, पीआईडीज हैं। तो सभी पेल्विस से रिलेटेड एलिमेंट्स के अंदर पेल्विक एक्सरसाइजेज का काफ़ी अच्छा सिग्निफिकेंट रोल है। आजकल लेज़र सर्जरी की बहुत चर्चाएं हो रही है। लेज़र सर्जरी क्या है और उसके क्या फ़ायदे हैं और यूरोलॉजी में उसका क्या इम्पोर्टेंस है, इस पे थोड़ा प्रकाश डालिए ताकि लोगों को समझ में आ सके। अगर लेज़र को कंसिडर किया जाए तो इसने ऑलमोस्ट यूरोलॉजी ब्रांच को पूरा ही चेंज कर दिया। अभी भी अगर जयपुर में देखा जाए तो हार्डली 4 या 5 हॉस्पिटल ऐसे हैं जो एक अच्छे लेज़र के साथ हैं। स्टोन सर्जरी और प्रोस्टेट सर्जरी, मेनली 2 ही सर्जरी में लेज़र का रोल है कि जो भी किडनी में, यूरेटर में, ब्लैडर में अगर आप किसी भी स्टोन को बहुत माइनर डस्टिंग करते हो और विद मिनिमम कोलेटरल डैमेज, वहाँ लेज़र काम में आता है। ये लेज़र बिना किसी कट के यूजुअली काम में लेते हैं कि यूरिन के रास्ते से ही लेज़र फाइबर्स जाते हैं और स्टोन को किसी भी लोकेशंस में तोड़ के बाहर आ जाते हैं। तो आजकल इसको बिना कट की ऑपरेशन भी बोलते हैं कि डॉक्टर साहब बिना कट वाला ऑपरेशन करना है, लेज़र ऑपरेशन करना। बात अगर प्रोस्टेट की करी जाए तो जो अमूमन 50 या 60 ग्राम तक के प्रोस्टेट हैं वो तो कन्वेंशनल ऑपरेशन से हो जाते हैं, लेकिन बहुत बार प्रोस्टेट की साइज़ बहुत बड़ी मिलती है, 100 ग्राम, 150 ग्राम, 200 ग्राम। तो पहले ऐसे प्रोस्टेट को 2 या 3 सिटिंग में करते थे। अगर आप नॉर्मल 1 सिटिंग में करने की कोशिश करते थे तो ब्लीडिंग बहुत होती थी, पेशाब में जलन बहुत दिनों तक पेशेंट को रहता था। अब ये लेज़र से ऑपरेशन होता है, कंप्लीट प्रोस्टेट विद इन 1.5 या 2 घंटे में निकल जाती है। 2 दिन बाद में पेशेंट डिस्चार्ज हो जाते हैं। मरीज को कोई जलन नहीं होता क्योंकि इसमें कोई करंट यूज नहीं होता और पूरे प्रोस्टेट एक साथ निकल जाते हैं जिसमें लाइफ में दोबारा होने का भी डर नहीं रहता। तो प्रोस्टेट और किडनी स्टोन मेनली 2 फील्ड में लेज़र ने काफ़ी क्रांति लाई है और बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स हैं इसके। अभी आपने बिना चीरे की सर्जरी की बात की, इसमें काफ़ी बार लोगों के मुंह से सुनने में आता है दूरबीन वाली सर्जरी। दूरबीन वाली सर्जरी क्या है और उस पर थोड़ा बताइए। देखिए, मेनली दूरबीन वाली सर्जरी आम वर्ड है। अगर आप इसका टेक्निकल वर्जन देखें तो इसको लैप्रोस्कोपिक सर्जरी बोलते हैं। यूरोलॉजी की लगभग 90% सर्जरी लैप्रोस्कोपिक होती है। चीरे की सर्जरी ऑलमोस्ट बंद हो गई है। बहुत एक्सेप्शनल केसेस हैं जहां पर चीरे की सर्जरी होती है। यूरोलॉजी में ऑलमोस्ट या तो 60 to 70% जो स्टोन है, प्रोस्टेट है, ब्लैडर ट्यूमर है, ये सब सर्जरी तो एंडोल्यूमिनल है, लेजर के द्वारा बिना किसी कट के जी। और लेप्रोस्कोपी का मतलब होता है कि जो पेट से अपन कोई चीज निकाल रहे हैं या पेट में, किडनी में कोई चीज अपन जोड़ रहे हैं, तो पहले पूरा चीरा लगाकर और उसको अंदर हाथ डालकर और उससे किया करते थे। अब बिल्कुल जैसे चाइनीज चॉपस्टिक टाइप के अंदर छोटे छोटे से 2 या 3 1-1 सेंटीमीटर के टाके लगते हैं, उसके अंदर से लेप्रोस्कोपी के इंस्ट्रूमेंट जाते हैं और पेट के बाहर रहते हुए भी अंदर से हम कंप्लीट ऑपरेशन करके बाहर आ जाते हैं और पेशेंट को पेट के बाहर कुछ भी नहीं मालूम पड़ता। ये काफ़ी एडवांस टेक्निक है। लोग बात आजकल कुछ डॉक्टर्स प्रैक्टिस में ला रहे हैं क्योंकि पुराने ज़माने में ये टेक्निक नहीं थी, तो पुराने जितने भी ओल्ड सर्जन है वो प्रैक्टिस नहीं कर रहे। लेकिन लेटेस्ट जितने भी हॉस्पिटल्स हैं, जो भी आर्मामेंटेरियम में आ रहे हैं, जो टेक्निक्स को लेटेस्ट एडवांसेस के साथ काम कर रहे हैं, वो ऑलमोस्ट यूरोलॉजी की सारी प्रैक्टिस लेप्रोस्कोपी से ही कर रहे हैं। जी, मैं आपसे ये गुजारिश करूँगा कि हमारे जो दर्शक हैं, जो श्रोता हैं, उनको आप यूरोलॉजी जागरूकता सप्ताह में क्या मैसेज देना चाहेंगे? क्या आपकी तरफ से ऐड ऑन करना चाहेंगे? आम जनता को मेरा एक बहुत ही सीधा मैसेज है कि यूरोलॉजी से रिलेटेड जो भी दिक्कतें, जैसे मैंने शुरू में बताया कि जो भी बच्चों के अंदर सर्जिकल इंटरवेंशन की ज़रूरत होती है, जहाँ पर आपको कोई पीडियाट्रिशियन बोलता है कि ऑपरेशन की ज़रूरत है, या ओल्ड एज के अंदर जो प्रोस्टेट से रिलेटेड इश्यूज़ हैं, फीमेल में यूटीआई से रिलेटेड इश्यूज़ हैं, किडनी कैंसर, प्रोस्टेट कैंसर, ब्लैडर कैंसर, अमूमन जो भी ऑपरेशन वर्ड जहाँ आता है वहाँ अक्सर लोग बैकफुट पे आ जाते हैं कि बोलते हैं कि थोड़े दिन डॉक्टर साहब और एक बार दवाइयों से काम चलाइए।
देखिए, हम लोग डिसाइड नहीं करते हैं कि किस बीमारी को दवाई से ठीक करें, किस बीमारी को ऑपरेशन से ठीक करें। कोई भी बीमारी का जो ट्रीटमेंट होता है वो बहुत मास स्केल पे डिसाइड होता है। अगर किडनी कैंसर का कोई पेशेंट है तो उसकी कोई दवाई नहीं है, वो हमेशा ही ऑपरेशन है। जितना जल्दी आप करवा लेंगे, जितनी जल्दी स्टेज पे आप करवा लेंगे, आपको आपकी बाकी की लाइफ एक्सपेक्टेंसी बहुत अच्छी मिलेगी। तो जो भी एक्सपर्ट यूरोलॉजिस्ट हैं, जो बेस्ट हॉस्पिटल में बैठे हैं, जो बहुत एक रिकग्नाइज्ड और रेपुटेटेड नाम रखते हैं, उन लोगों से आप एक सलाह जरूर लें। और अगर उनकी सलाह है कि ऑपरेशन कराएं, उनकी सलाह है कि थोड़े दिन वेट करें, उनकी सलाह है कि बिहेवियर ट्रीटमेंट लें, मेडिकल मैनेजमेंट लें, तो उस सलाह को मानें, ना कि उन आम लोगों से आप अपनी धारणा बनाएं जो समाज में है कि इतने एमएम की पथरी अपने आप निकल जाती है, ये खाने से पथरी निकल जाती है, इतना बड़ा स्टोन हमारे निकल गया, ऐसे डॉक्टर वो हैं। तो जो भी ब्लैंकेट स्टेटमेंट देने वाले हैं या नॉन रजिस्टर्ड प्रैक्टिशनर की जो सलाह है वो मानने की बजाय आप एक अच्छे डॉक्टर को दिखाएं ताकि आपको बेहतर रिजल्ट मिले। धन्यवाद। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आज जो डॉक्टर साहब ने प्रकाश डाला है ओवर एक्टिव ब्लैडर पर, वो आपको पसंद आया होगा एवं उन्होंने जो सलाहें, जो सुझाव दिए हैं, जो प्रिकॉशंस बताए हैं, आप उनका ज़रूर ध्यान रखिए। और अगर कोई भी आपको ऐसे सिम्टम्स नज़र आते हैं, ऐसी तकलीफ़ें नज़र आती हैं जो आपकी लाइफ में ऐसी चीज़ें क्रिएट करती है जिससे आपको लगता है कि आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ ठीक नहीं है, आप उस चीज़ से पीड़ित हैं, यूरोलॉजी से रिलेटेड कोई क्वेश्चंस हैं, तो आप ज़रूर डॉक्टर साहब से मिलें। धन्यवाद।